हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम में सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न रहती है कि एग्ज़ाम की प्रेपरेशन तो वो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम लेकिन जब देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही उनका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, स्विंग हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो कोई बोलता है कि यार मैं सेक्शन ए पहले करूँगा, कोई बोलता है मैं सेक्शन बी पहले करूँगा। क्या रैंडमली सेक्शन को चूज़ करना हमारे लिए सही है या गलत है? तो आज हम इस वीडियो में आपको वो पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन सा सेक्शन जो है सबसे पहले करना चाहिए। क्या जो आप रैंडमली सेक्शन चूज़ करते हो ए बी सी डी, क्या वो आपके लिए सही है? क्या इसका जो इम्प्रेशन है वो टीचर के ऊपर अच्छा पड़ता है? क्या उससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं? जी हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। जो ये एक तरह का हिस्सा आ जाता है कि एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन आप कैसे करो अपनी आंसर शीट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी लड़के या लड़कियां, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्या होता है कि हम एग्ज़ाम की प्रेपरेशन तो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। हम रात को डिसाइड भी करके सोचते हैं कि यार कल मैं सबसे पहले जाके सेक्शन ए करूँगी फटाफट, फिर मैं सेक्शन सी पे पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्दी अटैम्प्ट करना है ताकि मेरे पास रीडिंग उसको ओवरव्यू करने का टाइम मिल जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं यार मैं सबसे पहले सेक्शन डी को करूँगा या सेक्शन ई को करूँगा, क्योंकि मेरी जो राइटिंग स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रेपरेशन तो बहुत अच्छे से कर ले हम। एक दिन हम पहले ये भी सोच के सोचते हैं कि आज हम कल जाके एग्ज़ाम जो है वो सेक्शन ए से शुरू करेंगे। कोई बच्चे सोचते हैं कि हम सेक्शन सी से करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि जो मेरी राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सेक्शन डी को अटैम्प्ट करूँगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करूँगा। और कई बच्चों के माइंड में थॉट चलता है कि नहीं यार, अगर टीचर ने बोला या एग्जामिनर ने बोला कि मैं तो सीरीज़ वाइज ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा, सीरियल वाइज, पहले सेक्शन ए फिर सेक्शन बी फिर सेक्शन सी फिर सेक्शन डी, मतलब सारा जो है सीरियल वाइज ही चलूँगा। कोई रैंडमली जो सेक्शन को अटैम्प्ट मैं नहीं करूँगा। क्या रैंडमली सेक्शन को अटैम्प्ट करना सही बात है? रैंडमली सेक्शन अटेम्प्ट, क्या ये सही है? ये अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। रैंडमली सेक्शन को अटेम्प्ट करना क्या सही है या गलत? जी हाँ, रैंडमली सेक्शन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल सही है, लेकिन 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 हर सेक्शन जो है, एवरी सेक्शन आप रैंडमली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप एवरी सेक्शन को रैंडमली अटेम्प्ट करोगे तो जो भी एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम चेक करेगा वो आपका एग्ज़ाम देके क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा। क्योंकि टीचर को कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के ऊपर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मान लो फॉर एग्जांपल आप पहले सेक्शन ए करके आते हो, उसके बाद आपने सीधा सेक्शन सी कर दिया, फिर सेक्शन डी कर दिया, फिर आपने सेक्शन कर दिया बी, तो ये सारा का सारा जो आपका पेपर हो गया वो रैंडमली हो गया, जो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। क्योंकि टीचर ने सिर्फ एक अकेला आपका एग्ज़ाम चेक नहीं करना है, उसके पास 100,000 एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर आप उसे बात बात पर ऐसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे, पहले सेक्शन ए फिर सेक्शन सी फिर सेक्शन डी फिर सेक्शन बी, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, टीचर को पजल कर रहे हो। कभी वो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए खोलेगा, फिर सेक्शन सी खोलेगा, फिर सेक्शन डी खोलेगा, सेक्शन, मतलब एग्जामिनर को अकेला आपका एग्जाम चेक करने के लिए 20 to 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो जिस चीज़ से वो कभी भी नहीं चाहता कि एक एग्जामिनर के ऊपर उसका जो टाइम है वो मैक्सिमम वो वेस्ट हो, तो आपने उसका टाइम जो है वेस्ट नहीं करवाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम अपने पेपर के ऊपर या एक एग्जामिनर का वेस्ट करवाओगे, उतना ज़्यादा उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो आपके एग्ज़ाम के ऊपर बना रहेगा, और उतनी ज़्यादा जो आपकी गलतियाँ हैं वो निकलती रहेंगी। फिर आप बोलोगे कि हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर तो आए नहीं, हम तो इतनी प्रिपरेशन करके गए थे, हम तो इतनी तैयारी करके गई थी। तो अभी पता चला कि जो सेक्शन अटैम्प्ट करते हो उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर शीट के ऊपर भी।
तो अभी मेरे पास ये 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं। एक क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, दूसरा क्वेश्चन पेपर है क्लास 11 का। जो क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है साइंस का, और क्लास 11 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है फिजिक्स का। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये 80 मार्क्स का है, और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये 70 मार्क्स का है। अब इसमें हम देखो सेक्शन ए जो दिया हुआ है, इसमें साइंस वाले एग्जाम में वो दिया हुआ है 20 मार्क्स का। कौन सा सेक्शन? ए सेक्शन। और इसमें जो ए सेक्शन दिया हुआ है फिजिक्स में वो आपको दिया हुआ है 18 मार्क्स का। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम सेक्शन ए से क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं या सेक्शन डी पे शुरू करते हैं? तो अगर तो आपको एग्जाम आपको पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट मिलते हैं, तो उन 10 से 15 मिनट में आपने देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा सेक्शन कौन सा सबसे अच्छे से आता है। तो सबसे पहले तो आप सेक्शन ए रीड करते हो, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई पे पहुंचते हो। तो अगर तो आपको 70% पेपर आपको अच्छे से आता है, 70 से अबव आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो 70% की होनी चाहिए। अगर आपको 70% अच्छे से आता है तो मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि आप सीरियल वाइज पेपर करें, कभी भी रैंडमली चूज पेपर ना करें। और इसके साथ साथ अगर आपको सेक्शन नहीं आता ए, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 70% पेपर नहीं आता या फिर आपको सेक्शन ए नहीं आता, तो आपको सेक्शन बी अच्छे से आता है, तो सबसे पहले आपने सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है ए की बजाय, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने सबसे पहले इंप्रेशन आपका बेकार डाल दिया एग्जामिनर के आगे, तो बाकी के जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें भी जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। क्योंकि टीचर क्या कर लेता है, आपको एज्यूम कर लेगा, आपको जज कर लेगा कि ये जो बच्चा है ये एवरेज बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं आता है। बट ऐसा नहीं होता ना कि अगर हमारा एक सेक्शन हमें नहीं आता तो उसके लिए हम बाकी सेक्शन के लिए भी हमें कुछ नहीं आता। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टीचर को थोड़ा सा गलत प्रूफ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वही सेक्शन चूज़ करना है जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन तभी अगर आपको कुछ पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब। लेकिन अगर आपको 70% पेपर आता है तो सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर करें। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर लास्ट में जाके ई सेक्शन को क्या करें, अटेम्प्ट करें। और इसके साथ साथ आप सेक्शन तभी चेंज करें और वही बच्चे सेक्शन चेंज करें जिनकी थोड़ी सी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर उन्हें लगता है कि जो मेरा एग्ज़ाम है वो पूरा टाइम पे ख़त्म होता है या टाइम से सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही ख़त्म हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं पूरा कर रहा हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पहले सेक्शन डी या सी के ऊपर जा सकते हैं, जिससे उनको क्या मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्योंकि मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैक्सिमम नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो चुके हैं, और ए जो बी सेक्शन है वो उसको क्या कर सकते हैं, लास्ट पे लेके जा सकते हैं। तो वो वाले बच्चे जो हैं वो सी और डी की तरफ जाएं। लेकिन बाकी बच्चे जो है जिनको 70% एग्ज़ाम आता है वो सीरीज़ वाइज ही एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमने टीचर को खिजाना नहीं है, गुस्सा नहीं करवाना है, प्यार से उनसे जो है नंबर निकलवाने हैं। अगर आप ये उल्टे सीधे नंबर ऐसे कर दोगे, पहले आपने ए कर दिया, फिर आपने सी कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर ई कर दिया, तो सारी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, पजल हो जाएगी, और टीचर भी पजल हो जाएगा, और आपको जो नंबर है वो भी क्या होगा, पजल हो के आएंगे फिर आपके पास। अब एक लास्ट थिंग मैं आपको और बताने वाला हूँ, जो फॉर एग्जांपल जो लड़के या लड़कियाँ जो भी स्टूडेंट आपको वो रैंडमली अगर आप सेक्शन चूज़ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आपने पहले सेक्शन डी को अटैम्प्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करें, अगर आपने सेक्शन डी को अटैम्प्ट कर लिया तो उसके बाद कभी भी रैंडमली ना चलें, फिर सी, ए, बी, फिर ऐसे ना चले। अगर आपने एक सेक्शन आप कोई भी रैंडमली चूज़ कर लीजिए, चाहे वो सी है या डी भी है, चाहे वो ए है, कुछ भी उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये रैंडम चूज़ कर लिया, आपने ये रैंडमली चूज़ कर लिया, मान लो आपने फॉर एग्जांपल आप सेक्शन डी सबसे पहले कर रहे हो, तो उसके बाद आफ्टर डैट आप क्या करें, सीरीज वाइज फिर से आ जाए, ए, बी, सी, फिर लास्ट में आप ई को अटेम्प्ट कर दें। मतलब एक सेक्शन आप पिक करके स्टार्टिंग पे ले आइए, बाकी सारे सेक्शन को सीरीज में रखिए, फिर उनको शफल मत कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सेक्शन ए जो था
वो आपको था 20 मार्क्स का, और दूसरे वाले पेपर में सेक्शन ए था 18 मार्क्स का। और इसमें सेक्शन डी जो है वो हमें मिल रहा है क्लास 11th में 15 मार्क्स का। इसमें हमें मिलेगा 15 मार्क्स का, और 10th के पेपर में हमें सेक्शन मिल रहा है सेम 15 मार्क्स का। तो दोनों ही जो है वो 15 मार्क्स के मिल रहे हैं, ये 10th के लिए और ये 11th के लिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम सेक्शन ए को सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं 1 मार्क्स में एमसीक्यू में, कि उनका 1 आवर जो है वो यहीं सेक्शन ए पे ही निकल जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें कि आप सेक्शन ए के ऊपर ही 1 आवर लगा दें। सेक्शन डी जो है वो आपको करने के लिए सिर्फ 15 से 25 मिनट ही आपके पास बचे। तो ये चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको करने के लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इनको तो आप 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। बट ये सिर्फ वही करें जिनकी टाइपिंग या राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर उन्हें लगता है कि मैं राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा स्लो है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंडक्ट करने के लिए, तो वो पहले सेक्शन डी को अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप मैक्सिमम टाइम दें, अच्छे से सोच के सब कुछ करें। सेक्शन ए में क्या होता है, आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक करने होते हैं या शॉर्ट आंसर्स में लिखनी होती है 1 2 लाइन्स। तो ये लास्ट के आपके 30 मिनट्स में भी जो है आप इसे ईजिली जो है कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप सेक्शन डी को पहले कर लोगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपके ऊपर से क्या हो जाएगा, बर्डन हट जाएगा कि चलो मेरा जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेशन है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अगर मेरे 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी चल रहे हैं तो वो लास्ट में सेक्शन ए के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए तो जो लोग तो राइटिंग में स्लो चलते हैं वो रैंडमली एक सेक्शन निकाल लें बीच में से, तो उसके बाद अपना सीरीज़ में एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। अगर जिनकी स्पीड अच्छे से ठीक है, 70% पेपर उन्हें ऑल ओवर आता है, तो वो अपना जो सेक्शन है वो सीरीज वाइज चले, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर लास्ट में डी, फिर ई। सीरीज़ में ही अपने सेक्शन को क्या करें, कंप्लीट करें। और इसी सेक्शन में को कंप्लीट करने पे टीचर जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, और इसी सेक्शन को अगर आप सीरीज़ में कंप्लीट करते हो तो टीचर आपको नंबर भी ईजिली दे देगा, इससे टीचर को गुस्सा नहीं आएगा।